नितिन और मैं सुबह सुबह बच्चों को तैयार कर स्कूल भेजने के बाद सैर करने की नीयत से जैसे ही कोठी के बाहर निकले तो नितिन की निगाहें गली में खड़ी धोबी की लड़की पर जाकर ठहर गई। वह लड़की अक्सर स्त्री के लिए आसपास की कोठियों से कपड़े ले जाती थी। उसे देखकर नितिन का अंदाज बड़ा ही रोमांटिक हो आया। वे गाना गाने लगी, तुमको देखा तो ये ख्याल आया पे तुम घना साया। गाते हुए उसकी बगल से गुजरने लगे तो वह भी अपने एक अंदाज में मुस्कुरा दी। उन दोनों की नज़रें मिली तो धोबी की लड़की ने धीरे से कहा, नमस्ते जी। नितिन की बाहें खिल उठी, मानो कोई अप्सरा स्वर्ग से उतरकर उसके सामने खड़ी उसका अभिनंदन कर रही हो। नितिन के कदम कुछ क्षणों के लिए ठहर से गए। बदले में उसने भी मुस्कुराहट के साथ साथ उसका अभिवादन स्वीकार करते हुए पूछा, कैसी हो? वह शोक अंदाज में फिर मुस्कुराई और धीरे से बोली, ठीक हूँ। मुझे ये सब ठीक नहीं लगा तो थोड़ा आगे चलने के बाद मैंने नितिन को टोक दिया, तुम एक फैक्ट्री के मालिक हो और एक हैसियतदार आदमी हो। तुम्हारा बस नमस्ते कहना ही काफ़ी था, मगर गाना गाना, हंसना और ज़्यादा मुंह लगाना ठीक नहीं, खासकर इस तरह की लड़कियों को। देखो, धोबी की लड़की है, स्त्री के लिए घर घर कपड़े मांग रही है और हाथ में 8 से 10 हज़ार का मोबाइल लिए हुए है। उसे देखकर कौन कहेगा कि वह धोबी की लड़की है? तुम तो बस किसी के भी पीछे पड़ जाती हो। अरे, तुम्हारे जैसे किसी मैम ने पुराना सूट दे दिया होगा और फिर फैशन करना कौन सी बुरी बात है? यह मोबाइल तो अब आम हो गया है। नितिन ने उसके पक्ष में यह सब कहा। मुझे 3-4 दिन पहले का वह वाक्य याद आ गया जब नितिन ने मुझे बालकनी में बुलाकर कहा था, देख निक्की, इस धोबी की लड़की को, यह जब हंसती है तो इसके दोनों गालों पर पड़ते हुए डिम्पल कितने प्यारे लगते हैं। कितनी अच्छी हाइट है इस लड़की की, उस पर छरहरा बदन, कितनी सेक्सी लगती है यह। मेरे दिमाग में फिर एक और दास्तान ताज़ा हो गई। अभी बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में मैं 15 से 16 दिन के लिए गांव में रहकर आई थी। पीछे से नितिन अकेले ही रहे थे। मैं जब गांव से वापस आई तो देखा कि साहब ने ढेर सारे कपड़े इस्त्री करा रखे थे। यहाँ तक कि जिन कपड़ों को पहनना छोड़ रखा था वो भी धुलकर इस्त्री हो चुके थे। मैंने चकित भाव से नितिन से पूछा, ये इतने कपड़े क्यों इस्त्री करा रखे हैं? इन कपड़ों को तो देखकर मुझे बर्तन लेने थे और तुमने इनको धुलवा कर इस्त्री करवा दिया। और तो और जो पहने ने। मेरी बात को बीच में ही काट कर नितिन ने झट से कहा, वह सब छोड़ो, एक बात याद रखना कि मेरे कपड़े इस्त्री करने के लिए उस लड़की को मत देना, वह ठीक से इस्त्री नहीं करता। वह जो सांवली सी लड़की कपड़े लेने आती है ना, उसे दे दिया करो। वह इस्त्री भी बढ़िया करती है और समय पर वापस भी दे देती है। मैं कुछ परेशान सी यह बात अपने मन में याद करती हुई चली जा रही थी कि अचानक मेरी नज़र नितिन के चेहरे पर पड़ी तो देखा कि वह मन मन मुस्कुरा रहे हैं। मैंने टोक दिया, क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हो? मेरी बात पर गौर नहीं किया क्या? कौन सी बात? यही कि थोड़ा रोब में रहा करो। पूरी बात होने से पहले ही नितिन बोल पड़े, निक्की, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम थोड़ी मोटी हो गई हो और वह धोबी की लड़की सेक्सी लगती है, शायद इसलिए। यह सुनकर मेरा मूड खराब हो गया। मैं वापस घर चली आई। ऐसे ही दिन गुजर गया। रात हो आई। ना मैंने कोई बात की ना ही नितिन ने। 2 दिन बाद शाम को जालंधर से इनकी किसी परिचित का फ़ोन आ गया। नितिन व उसके बीच में लगभग 6 मिनट तक फ़ोन पर बातचीत चली थी। बातों को सुनकर पता चला कि किसी की बेटी का पीजी के तौर पर गर्ल्स हॉस्टल में रहने का प्रबंध कराना था। जब मैंने पूछा कौन थी, किसे पीजी रखवाने की बात हो रही है, तो नितिन टाल गए। मैंने भी बात को अधिक बढ़ाना उचित नहीं समझा और घर के काम में लग गई। नितिन कभी जूते पॉलिश नहीं करते, हमेशा मैं ही करती हूँ। लेकिन अगले दिन सुबह उठकर खुद उन जूतों को चमकाते देखा तो अचरज सा हुआ। मैंने पूछा, आज शूज बड़े चमकाए जा रहे हैं, क्या बात है? गर्ल्स हॉस्टल का पता करने कई जगह जाना है। यह सुनकर मैंने अपनी मंशा जाहिर करते हुए कहा, कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? एक से भले दो। रहने दो, तुम वैसे ही थक जाओगी। फिर आजकल धूप बहुत तेज होती है। हाँ भाई हाँ, मेरा तो रंग काला पड़ जाएगा। मैं छुमी की तरह जो हूँ मुरझा जाऊंगी। साफ साफ यह क्यों नहीं कहती कि मुझे अकेले जाना है? मैं सब जानती हूँ, लेकिन पिछली बार जब मेरी सहेली ने अपनी बेटी को पीजी रखवाने के लिए फ़ोन किया था तो तुम उन्हें लेकर अकेले ही गए थे। अब की बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारा जवान लड़कियों के हॉस्टल में जाकर पूछताछ करना। मैं औरत हूँ, मेरा पूछना हमारी सभ्यता के लिहाज से भी ठीक है।
नहीं नहीं, मैं अकेला ही पता कर कर आऊँगा। यह कहकर नितिन गाना गाने लगे। अभी तो मैं जवानी हूँ, अभी तो मैं जवानी हूँ। नितिन को चिढ़ाने के अंदाज में मैंने कहा, अगर आज तुम अकेले गए तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी, और तुम यह मत सोचना कि मैं तुम्हें अब गुलछर्रे उड़ाने का मौका आसानी से दे दूँगी। यह सुनकर नितिन एकदम गंभीर हो गए और सख्त लहजे में बोले, बस निक्की, अब तुम आगे एक भी शब्द नहीं बोलोगी। अगर कुछ उल्टा पुल्टा बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, जानती हूँ, तुम कर भी क्या सकते हो मुझ कमज़ोर को पीटने के अलावा। मगर आज मैं अकेले तुम्हें पीजी के बारे में पता करने नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम जरा अकेले जाकर देखो तो। एक दो भद्दी गाली देने के साथ 2-4 थप्पड़ मारकर नितिन ने घसीटते हुए लाकर बिस्तर पर पटक दिया और दरवाजे को जोर से बंद करते हुए घर से बाहर निकल गए। बौखलाहट में मुझ पर ना जाने कहाँ से पागलपन का सवार हो गया। मैंने उठकर अपनी व नितिन की फ्रेमिज्ड तस्वीर को ली और फर्श पर दे मारा, साथ में रखा हुआ गुलदस्ता दीवार पर, और गुस्से में शादी वाली सोने की अंगूठी उतारकर दूर फेंकते हुए बेड पर धड़ाम से गिर पड़ी। फिर न जाने कब मैं अतीत की स्मृतियों के गहरे सागर में डूबती चली गई। धीरे धीरे मुझे वे दिन याद आने लगे जब मात्र 1.5 साल के अंतराल में मैं दूसरी बार माँ बनी थी और मैंने फूल सी कोमल नन्ही परी को जन्म दिया था। मेरी ननद 10 दिन से अधिक नहीं रुक पाई थी। वैसे भी उनसे जच्चा का काम नहीं होता था। अंकुर व अंकिता दोनों एक साथ संभालना मेरे बस से बाहर था। मैंने अपने लिए किसी काम वाली को रखने की बात नितिन से कही थी तो उन्होंने पड़ोसियों के यहाँ काम करने वाली निर्मला की 12-13 साल की बेटी प्रीति को घर में मदद करने के लिए रख लिया था। धीरे धीरे बेटी गोद को समझने लगी थी। दिन छिपने के बाद वह तब तक चुप नहीं होती थी जब तक कोई उसे उठाकर छाती से न लगा ले। प्रीति के साथ वह हिल मिल गई थी। उसका स्पर्श पाते ही अंकिता एकदम चुप हो जाती, जैसे कि उसे माँ की गोद मिल गई हो। शाम को उसने अपनी बड़ी लड़की को हमारे यहाँ काम के लिए भेज दिया था। एक दिन दोपहर में लगभग 2:30 बजे के आसपास जब मैं अंकिता को दूध पिला रही थी तो प्रीति मेरे पास कमरे में आई। वैसे तो यह समय उसके आराम करने का होता था। उसकी सांसें कुछ फूली हुई सी थी। उसके सिर के बाल बेतरतीब से फैले हुए थे। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक निहारा तो लगा उसके साथ कुछ हुआ है। मैंने पूछा था, प्रीति तुम इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हो, क्या बात है? मैम साहिबा, आप कोई और काम वाली ढूंढ लो, मैं अब आपके घर में काम नहीं कर सकती। क्यों प्रीति, ऐसा क्या हुआ जो तुम अचानक इस तरह दोपहर में काम छोड़कर जा रही हो? तुम्हारे साथ हम सब अच्छे से तो बर्ताव करते हैं। तुम्हें यहाँ किसी तरह की कोई रोक टोक भी नहीं है। अपनी इच्छा से काम करती हो, जब मन में आता है तब घर घूम आती हो, फिर आज अचानक ऐसा क्यों? प्रीति तब कुछ भी नहीं बोल पाई थी। बस वापस मुड़कर अपनी चुनरी के एक कोने में मुंह दबाए भाग ली थी वह। मैं कुछ भी समझ नहीं पाई थी। अंकिता को सोता छोड़कर मैं दूसरे कमरे में आई जहाँ नितिन सोए हुए थे। मैंने उन्हें जगाया तो आंख भींचते हुए बोले, क्या बात है, छुट्टी वाले दिन भी आराम कर लेने दिया करो। मैंने सारा वृत्तांत उन्हें सुनाते हुए पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है कि प्रीति ऐसे अचानक क्यों भाग गई? प्रीति अपने घर चली गई। मैं आराम करने के लिए कमरे में जब आया था तब तो वह बरामदे में लेटी हुई थी। हो सकता है सोते हुए उसने कोई बुरा स्वप्न देख लिया हो, शायद डर गई हो बेचारी। कहीं तुमने या माँ ने उसे कुछ कह तो नहीं दिया? काम करते वक्त उसे कुछ कह तो नहीं दिया आज सुबह या कल शाम को? नहीं तो इतने दिन हो गए, भला आज तक कुछ कहा है जो आज? हाँ, हो सकता है सोते हुए उसने कोई बुरा स्वप्न देख लिया हो। खैर चलो छोड़ो, मैं शाम को उसके घर जाऊंगी। यह कहकर मैं अपने कमरे में तो आ गई, लेकिन मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। मैं बेड पर लेटे लेटे सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो वह भरी दोपहर में घर वापस जाने को मजबूर हो गई। माँ जी से पूछा तो उन्होंने कह दिया कि उनकी तो आज प्रीति से कोई बात नहीं हुई है। मुझे बड़ा असमंजस्य हुआ और मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो मैं प्रीति के घर पहुंच गई। प्रीति एक कोने में अलग सी बैठी थी। मुझे दहलीज पर देखकर भी कुछ नहीं बोली, वैसे ही बैठी रही, वरना तो उठकर मेरा स्वागत करती थी। मैंने जब काम छोड़ने के बारे में जानना चाहा तो उसकी माँ ने इतना ही कहा था, मैम साहिबा, अब प्रीति तुम्हारे घर का काम नहीं करेगी, अब यह गांव जाएगी, इसकी शादी तय हो गई है। ऐसे अचानक कैसे? बस मैम साहिबा, हम गरीब लोगों के साथ कब कैसे क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आप ठहरे बड़े आदमी, हम छोटे लोग भला क्या कर सकते हैं। बाकी अब प्रीति आपके घर नहीं जाएगी। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद प्रीति ने काम छोड़ने का कारण नहीं बताया और मैं अपना सा मुंह लेकर वापस घर आ गई थी। घर आकर मैं कुछ देर तक सोचती रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो प्रीति यूं ही काम छोड़कर चली गई। अब उसकी शादी करने की बात हो रही है,
जिसके लिए उसे गांव भेजा जा रहा है। अभी तो प्रीति 13 वर्ष की ही होगी, फिर इतनी जल्दी, वह भी एकाएक। जब समझ में कुछ नहीं आया तो मैं नितिन के पास आ गई और उनसे किसी दूसरी काम वाली लड़की का इंतज़ाम करने के लिए कहा। अनमने मन से नितिन ने कहा, हाँ देखता हूँ, इतनी जल्दी थोड़े ही काम वाली लड़कियाँ मिलती हैं, वह भी तुम्हारी पसंद की। तब मैंने कहा था, कोई बात नहीं, कैसी भी ले आओ चलेगी, बच्चों का ध्यान कैसे रखना है वह सब कुछ मैं समझा दूंगी। अगले ही दिन नितिन ने अपनी जानकारी में कईयों को काम वाली के बारे में कह दिया था। उसके 4-5 दिन के बाद शर्मा जी के यहाँ काम करने वाली बाई ने डोरबेल बजाई तो सास ने गेट खोलकर रमा के पास जाकर पूछा, हाँ रमा, क्या बात है, कैसे आई हो? बीबी जी को एक लड़की चाहिए थी ना बच्चों की देखभाल के लिए, सो उसी की खातिर आई थी। मैंने घर के अंदर से ही कह दिया था। हाँ रमा, चाहिए, लेकिन कौन है? मेम साहिबा, मेरी बड़ी लड़की 14 से 15 साल की है। मगर क्या? सास ने पूछा था। जी, वह पैर से थोड़ी सी अपाहिज है, लेकिन घर का सारा काम कर लेती है। मेरी 4 लड़कियां उससे छोटी हैं, वह भी मेरे पीछे से घर का सारा काम करती है और अपनी छोटी बहनों की देखभाल भी। अब खर्चा बढ़ गया है ना। शर्मा जी की बीबी ने कहा था कि आपको तो सिर्फ काम वाली 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को चाहिए, तो वह इतना वक्त निकाल लेगी। तब तक मैं भी अपनी सास के पास आकर खड़ी हो गई थी। मैंने उससे पूछा कि महीने के हिसाब से कितना पैसा लोगी? हम दोनों समय खाना देंगे और साथ में कपड़े भी देंगे। उसने कहा था, जो मर्जी हो दे देना, वैसे मैं एक घर के बर्तन करने का 600 रुपये लेती हूँ। मैंने तपाक से कहा था, अच्छा चल, कुल मिलाकर हर महीने 700 रुपये देंगे, अगर ठीक है तो आज शाम से ही आ जाना। 700 रुपये सुनकर उसने झट से हाँ कह दी और हमारा अभिवादन करके चली गई। शाम को उसने अपनी बड़ी लड़की को हमारे यहाँ काम के लिए भेज दिया। लड़की का होलिया दयनीय था। मोटे मोटे काले होठ, उभरते हुए दांत जिन पर साफ गंदगी देखी जा सकती थी, मेले कुचेले कपड़े, छाती पर इतना ही उभार था कि बस यह महसूस किया जा सके कि वह लड़की है। मेरे नाम पूछने पर उसने अपना नाम आयशा बतलाया था। उसे देखकर मैं मन ही मन सोचने लगी कि यह क्या काम करेगी। पहले तो मुझे ही इस लड़की के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैंने तब नहाने का साबुन और बदलने के लिए दूसरे कपड़े देते हुए उसे कहा कि पहले तुम अच्छे से नहा कर आओ और दांत साफ करना मत भूलना। उसने मुझसे कपड़े और साबुन लिए और पूछा, आंटी जी बाथरूम किस तरफ है? मैं चौंक गई। अरे, तुम अपने घर जाकर नहा कर आओ। तब उसने कहा था कि आंटी जी, हमारे घर बाथरूम कहाँ है? मैं तो अंधेरा होने पर अपने ही आंगन में नहा लेती हूँ और फिर सूरज निकलने से पहले। मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूँ क्या ना करूँ। ये कैसी मुसीबत आ गई है, माँ जी को पता चल गया तो? खैर, उसे चुपचाप बाथरूम में भेज मैं आंगन में बिछी चारपाई पर अंकिता को लेकर बैठ गई थी। वह थोड़ी ही देर में नहाकर बाहर आ गई। मैंने उसे उसका सारा काम समझाते हुए उससे पहले बाथरूम की जमकर सफाई करवाई थी। आयशा मेरी सोच से अधिक समझदार निकली। जो भी कहती वह उसे आगे से आगे बिना ज़्यादा बुलवाए पूरा कर देती थी। जब भी समय मिलता तो वह अंकिता को ले मेरे पास आ बैठती और कहती, आंटी जी आप कितनी सुंदर हैं, आप क्या लगाती हैं? अपने मुंह पर कौन सी क्रीम लगाती हैं, कौन सा तेल इस्तेमाल करती हैं? आपके बालों से बहुत अच्छी महक आती रहती है। आयशा मेरी तारीफ करनी शुरू कर देती तो रुकती ही नहीं थी। मैं उसे अब अक्सर शैम्पू, तेल, साबुन, क्रीम दे दिया करती थी। उसे नए कपड़े भी सिलवा कर दिए थे। मेरे कहने से दांत मंजन करते करते न जाने कब आयशा आँख में अंजन भी करने लगी थी। सुबह के समय नितिन के फैक्ट्री जाने से पहले वह आने लगी थी ताकि अंकिता को वह संभाल सके और मैं उनके लिए अच्छे से नाश्ता तैयार कर सकूं। जब कभी नितिन आयशा के सामने आ जाते तो वह हल्का सा मुस्कुराती हुई कहती, नमस्ते जी। उसका मुस्कुराने का अंदाज बड़ा ही शर्मीला था। नितिन भी उसी के अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब देते थे। आयशा जब भी मेरे पास बैठती तो हमारे बारे में ही पूछती। कभी पूछती थी, आंटी जी आपकी लव मैरिज है क्या? कभी कहती कि आंटी जी, अंकल जी बहुत स्मार्ट है, आप कहाँ से ढूंढे हैं इन्हें? जाने कब भोलेपन में मैंने वे सारी बातें नितिन को बता दी। वक्त गुजरता जा रहा था। एक दिन रविवार की शाम को मैं रसोई में खाना पका रही थी और नितिन पहली मंजिल पर अपने बेडरूम में टेलीविज़न देख रहे थे। माँ जी रसोई के साथ लगे कमरे में बैठकर कोई किताब पढ़ रही थी। अंकिता को भी आयशा के साथ पहली मंजिल पर बच्चों के कमरे में खेलने के लिए छोड़ा हुआ था। मुझे अचानक याद आया कि नितिन रात के खाने में कभी कभार प्याज तो खा ही लेते हैं, इसलिए सोचा कि चलो क्यों ना काटने से पहले पूछ ही लिया जाए। पहले तो आवाज़ लगाई। नितिन ने टेलीविज़न की आवाज़ इतनी तेज कर रखी थी, कोई फ़ायदा न जान मैं सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने बेडरूम की तरफ चल दी थी। मैं जैसे ही कमरे में गई
तो जो देखा उसे देखने के साथ तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी जो मेरे सामने हो रहा था। आयशा अंकिता को फर्श पर खिलौनों के साथ छोड़कर खुद सोफे पर नितिन के होठों से होठ लगाए अनंत आनंद की यात्रा में तल्लीन थी। नितिन ने एक हाथ में आयशा को पूरी तरीके से कसकर भींच रखा था, उसका दूसरा हाथ आयशा के शरीर का मंथन कर रहा था। अपनी बेटी की देखभाल व रक्षा के लिए रखी गई दूसरे की बेटी के जिस्म का यह कैसा मंथन था, मैं देखकर सन्ने रह गई थी। कुछ पलों के बाद जब मुझे वहां अपने खड़े रहने का आभास हुआ तो मैं जोर से चिल्लाई थी, नितिन। नितिन की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो उनका पूरा शरीर कांप उठा। ठंडे पड़ते बदन में अब इतनी भी हिम्मत नहीं रही थी कि वे आयशा को अपने से अलग कर सके। आयशा ने पलटकर मेरी तरफ देखा तो वह झटके से उठकर बाथरूम की तरफ भाग गई और फिर बाथरूम की टोटी से पानी गिरने की आवाज़ आने लगी थी। उस पल पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने अपनी चप्पल पैर से निकाली थी और नितिन के मुंह में ठूस दी थी। फिर जोर से चिल्लाई थी, गंदगी में ही मुंह मारना है तो लो मैं ही खिला देती हूँ तुम्हें। तभी नीचे से माँ जी की आवाज़ आई थी, बहू क्या हुआ। माँ जी की आवाज़ सुनते ही नितिन मेरे पैरों में पड़ गए। वे कुछ ही क्षणों में वह सब कुछ कह गए थे जो एक पत्नी को अपने पति के अहम को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। माँ जी जब तक सीढ़ियाँ चढ़कर हमारे बेडरूम में पहुंची तब तक नितिन वापस सोफे पर बैठ चुके थे और मैंने अंकिता को गोद में उठा लिया था। बहू क्या हुआ जो इतनी ज़ोर से चिल्लाई। कुछ नहीं माँ जी, बेडरूम में कुछ गिरने की आवाज़ आई थी तो मैंने आकर देखा तो अंकिता बेड से नीचे गिरी हुई थी। उसे देखकर मेरे मुंह से चीख निकल गई। आयशा कहाँ है, माँ जी ने पूछा, पर मैंने कह दिया कि वह बाथरूम में है। मेरा जवाब सुनकर माँ जी यह कहते हुए अपने कमरे की ओर वापस चल पड़ी कि पता नहीं आजकल के माँ बाप क्या करते रहते हैं, दो बच्चों को भी ढंग से नहीं देखभाल कर सकते, उसके लिए भी अलग से काम वालियाँ। अरे हमने भी अपने पाले हैं, एक नहीं चार चार। माँ जी के जाने के बाद मैंने आयशा को बाथरूम से जल्द बाहर निकलने को कहा था। जब तक बाथरूम से बाहर नहीं आई मैं अंकिता को गोद में लिए फनफनाती हुई बाथरूम के आगे ही उसकी प्रतीक्षा में चक्कर लगाती रही। बाथरूम की कुंडी खुली तो मेरी निगाहें दरवाजे पर जाकर अटक गई थी। आयशा ने जिन कपड़ों को पहन कर रखा था वह उन्हीं कपड़ों में नहाकर बाथरूम से बाहर निकल आई थी। उसको देखने से ऐसा आभास हो रहा था जैसे उसके तन बदन में अब भी कामाग्नि हिलोरे ले रही थी। आशा की आंखों में कहीं भी अपराध बोध, आत्मग्लानि व पश्चाताप के भाव नजर नहीं आ रहे थे। तब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उसके गीले गाल पर अपने उल्टे हाथ का एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा, आयशा जल्दी से कपड़े बदलकर मेरे कमरे में आ जाओ। वह थोड़ी देर के बाद हमारे बेडरूम में हम दोनों के बीच थी, मगर कोई शिकन उसके चेहरे पर नहीं थी। मैं उसके इस रूप को देखकर हैरान व परेशान थी। मैंने ही मन में सोचा कि इस लड़की को नितिन ने ऐसा क्या पाठ पढ़ा दिया है जो है इतनी बड़ी भूल करने के बाद भी बिल्कुल सामान्य हो खड़ी है। मैंने एकाएक आयशा से पूछा, आयशा यह सब कब से चल रहा है। मुझसे क्या पूछती हैं आंटी जी, अंकल जी से पूछो ना। उसका यह उत्तर सुनकर मैंने अपना रुख नितिन की ओर किया तो नितिन ने अपना सा मुंह नीचे फर्श पर गड़ा दिया। मुझे लगा कि नितिन का मन पश्चाताप के कुएं में डुबकियां मार रहा था। आयशा का दाहिना हाथ पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले गई और वहां से उसे एक सोने की लौंग और 3-4 पुराने सूट देकर कहा, अपना सारा सामान अभी समेट लो और ध्यान से सुन, तो इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं करेगी और हाँ, अपनी माँ को कह देना अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आयशा वाली घटना को अभी 7-8 महीने ही हुए होंगे कि नितिन ने रात को देर से आना शुरू कर दिया। पूछने पर कहा था आजकल ऑर्डर अधिक है, सो रात वाली शिफ्ट में भी लेबर से काम कराना होता है। तब नितिन ने मेरी आंखों पर मेहनत की बातों का ऐसा चश्मा चढ़ाया था। जब तक मेरी आंखों ने पर्दे के पीछे की सच्चाई को देखना शुरू किया तब तक नितिन एक और सावली सलोनी के साथ जाने कब से ऐसे घुल मिल गए जैसे पानी के साथ चीनी, और उस सावली सलोनी औरत के साथ नितिन न जाने अपनी कितनी रातें रंगीन कर चुके थे। बाद में पता चला उस औरत को उसके पति ने छोड़ रखा था। वह ऐसे ही शिकार की तलाश में लगी रहती थी। मेरा जब भी फैक्ट्री में जाना होता तो वह औरत हल्की सी हंसी होठों पर लाकर बड़े ही अंदाज में नमस्ते जी कहती थी। मेरी यादों में जीवित हो होकर उन सबकी नमस्ते जी अब भी व्यंग कसती हुई मुझ पर। मैं आज तक उन हादसों से अपने आप को नहीं निकाल पाई हूँ। पति का शक करना अपनी गृहस्थी में कांटे बोना जैसा होता है, पर जब शक विश्वास में बदल जाए तो जिंदगी नीरस होकर रह जाती है। मैं शादी के बंधन से ही विश्वास खो बैठी हूँ और शायद तभी से खुद को वैसा कभी नहीं पाया जैसा विश्वास टूटने से पहले। बस गृहस्थी की डगर चलती जा रही है, शायद यह सोचकर कि वैवाहिक जीवन के आधे से अधिक रास्ता तय करने के बाद भारतीय नारी के लिए
पलटकर वापस पहले छोर पर जाने की गुंजाइश कहाँ रहती है, क्योंकि इसी रास्ते पर हमारे पीछे पीछे कुछ नन्हे नन्हे पाँव भी चल रहे होते हैं। अगर कदम वापस लिए तो ये नन्हे नन्हे पाँव असंतुलित हो जाएंगे, हमसे भी पहले गिर सकते हैं और कुचल भी सकते हैं। यह सब सोचकर ही मैं नहीं रुकने देती गृहस्थी के पहिए को और चलती जा रही है नितिन के साथ साथ मेरी जिंदगी की गाड़ी सुनसान मोड़ों पर, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों से गुजरती हुई एक अनजान मंजिल की तरफ। आज चेहरा दूसरा है, आयशा की जगह धोबी की लड़की है, मगर नमस्ते जी के पीछे छिपे अभिप्राय को मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ वह केवल एक ऐसा मर्द ढूंढता है जो सभ्यता व संस्कार का मुखौटा लगाए तलाश में रहता है। प्रतिपल एक नए संबोधन की कोई भी मुस्कुराए और धीरे से कहे, नमस्ते जी।